हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 14th क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं वह आप तक सही समय पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए यानी बचाव के लिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कोयले और पेट्रोलियम बचेंगे नहीं, ये संरक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, इन सिस्टमों को अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या ये जो हीटिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है इसका उपयोग ज़्यादा हम लोग प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोयला से ही भारत में वर्तमान सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, यानी विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा कोयला का ही यूज़ किया जाता है अभी भी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, डोबेरेनर ने त्रिक का नियम दिया, बिल्कुल सही है। कथन दो, डोबेरेनर ने विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। देखिए, डोबेरेनर ने जो तत्व जो व्यवस्थित किए थे वो समान गुण वाले व्यवस्थित किए थे यहाँ पर, लेकिन कथन दो में बोल रहा है विभिन्न गुण वाले, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि डोबेरेनर ने विभिन्न गुण वाले नहीं समान गुण वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, ये तो सही है, लेकिन विभिन्न गुण वालों नहीं समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित किया था अपने समूह में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन एक, ओनली वन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए, मेढक। ऑप्शन बी, मृदा यानी मिट्टी। ऑप्शन सी, पुष्प। ऑप्शन डी, कीट। तो पहले जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैविक घटक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पादप पाए जाते हैं, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले चले लिख लेते हैं यहाँ पर। पादप यानी प्लांट, उसके बाद जंतु और सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव हैं ये सभी इस पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, मेढक तो हो गया, जंतु में पुष्प हो गया, पादप, कीट हो गया, सूक्ष्म जीव। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, पूछा है यहाँ पर कि नहीं है, तो जैविक घटक नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मृदा यानी मिट्टी जो है यह पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पीबी। ऑप्शन बी, अल्मुनियम। ऑप्शन सी, एमजी यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन डी, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है इस विकल्प के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है यह सर्वाधिक अभिक्रियाशील ये
तत्व हो जाएगा। ये आप जान लीजिए पहले। अब मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया रहा है ऐसा, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन होती है और सर्वाधिक अक्रियाशील धातु कौन कौन सा होता है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। इससे कम हो जाएगा सोडियम, इसके बाद सबसे कम होगा कैल्शियम, इसके बाद हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, इसके बाद हो जाएगा जेडेन यानी जिंक, उसके बाद हो जाएगा फेरम यानी लोहा, उसके बाद हो जाएगा पीबी, इसके बाद हो जाएगा एच यानी हाइड्रोजन, उसके बाद हो जाएगा सीयू यानी कॉपर, इसके बाद होगा एच जी यानी पारा, उसके बाद हो जाएगा एजी यानी सिल्वर, उसके बाद होगा एयू यानी सोना। ये सोना जो है ये सबसे अभिक्रियाशील अक्रियाशील धातु है। सबसे अक्रियाशील धातु कौन है, यानी बहुत कम रिएक्ट होता है, कौन, सोना। और सबसे क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम। ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैंने पूरा चार्ट लिख दिया कि पूरा सीरीज में लिख दिया, ऑर्डर में लिख दिया कि सबसे क्रियाशील कौन है तो पोटेशियम, और सबसे अक्रियाशील है तो सोना, ठीक है। उससे ज्यादा हो जाए, सोना से ज्यादा हो जाएगा सिल्वर, उसके बाद एच जी कॉपर, हाइड्रोजन पीबी एफी जेडेन अल्युमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम, और सबसे ज्यादा पोटेशियम। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन इससे अगर आया तो आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन ए 74.6 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 746 किलोवाट, ऑप्शन सी 746 जूल, ऑप्शन डी 746 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एक अश्वशक्ति जो होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ये 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 746 वाट के बराबर होता है 1 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, ठीक है। और ये याद रखिएगा शक्ति जो है कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नांकित चित्रों में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी, ये जो ए देख रहे हैं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो रेसिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये प्रतिरोध का जो चित्र दिया गया है यह क्या श्रेणी में है या समानांतर में है। श्रेणी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे ये मान लीजिए ये जो दिया गया है इसको हम लोग अगर इसको इधर फैलाएंगे और इस लाइन को इधर फैलाएंगे तो एक सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। एक सीरीज में हो जाने के कारण इनको हम लोग जोड़ के कर देंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका R1 कितना है, यहाँ पर देख लीजिए R1 है 3 ओम प्लस फिर इधर भी R2 कितना है तो 3, कितना हो गया 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये समानांतर में, अब ये जो लाइन अब सीधी हो गई तो अब इसके समानांतर में ये लाइन हो गई, तो ये इधर भी 3 ओम है। तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, फॉर्मूला R इक्वल टू R इंटू R3 बटा R प्लस R3। तो इसको हम लोग चलिए करते हैं सॉल्व। कितना है R1 3 और इधर 3 3 ये 6, R3 कितना है 6 बट्टे 3 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 6 18 और डिवाइड बाई 3 6 9। तो इसको हम लोग जब काटेंगे 9 2 18 यानी कितना आंसर आ जाएगा, तो 2 ओम के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका 2 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन बी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी रात के समय श्वसन के द्वारा, ऑप्शन डी दिन के समय श्वसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन दिन के समय
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जब ऑक्सीजन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी जान लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद H2O यानी जल, उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, तो क्लोरोफिल, CHRO, क्लोरोफिल, और उसके बाद लाइट यानी प्रकाश। लाइट तो ऑब्वियसली जरूरी है। तो ये चारों चीज जो है, ये क्या है, जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछता है, एग्जाम में आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तीव्र किस रंग के प्रकाश में होता है। तो सबसे तीव्र रंग जो लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र होती है। किस रंग में, तो रेड जो है प्रकाश में क्या होता है, प्रकाशन की दर बहुत ही तेज होती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और अत्यधिक छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। चलिए एक अवतल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पर एक अवतल लेंस हमने बना लिया। ठीक है, इसके बीचों बीच मुख्य फोकस यहाँ पर, ये इसका हो जाएगा केंद्र, ये हो जाएगा फोकस। यहाँ पर हम लोग फोकस बना लिए। ठीक है, इसको हम लोग, अब मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसे एक किरण बीचों बीच यहाँ से निकलती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग बताइए। तो वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होगा, यहाँ पर जो बन रहा है तो आभासी और अत्यधिक छोटा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी और अत्यधिक छोटा होगा, क्योंकि ये मुख्य फोकस पर रखा गया है। और इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित होता है, तो आभासी और अत्यधिक छोटा। देखिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं छोटा ही होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कर्म का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर यौन शिक्षा अगर विद्यालय में स्टार्ट किया जाए, उजागर किया जाए, इसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी, विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना, बात सही है। यौवन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान, ये भी सही है। ऑप्शन डी, किशोर किशोरियों को यौन शोषण से बचने में सहायता होती है, ये भी सही है। तो पूछा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इसका महत्व नहीं है, क्योंकि अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगेंगे, ये गलत है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया का संभावित समन्वय नहीं है। ऑप्शन ए 2 मेथिल पेंटेन, ऑप्शन बी 2 एथिल पेंटेन, ऑप्शन सी 3 मेथिल पेंटेन, ऑप्शन डी 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, हेक्सेन के संभावित समन्वय कितने होते हैं, तो 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल पेंटेन होते हैं। ठीक है, 2 एथिल पेंटेन ये नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है समन्वय कौन सा नहीं है, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो 2 एथिल पेंटेन समन्वय नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एथिल पेंटेन जो होते हैं ये नहीं होते हैं। कितने होते हैं, तो इसके 5 समन्वय होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन समन्वय कितने संभावित नहीं है, तो 2 तो संभावित नहीं है, 2 एथिल पेंटेन संभावित नहीं है। हेक्सेन के प्रमुख एल्केन होते हैं। ठीक है, ये इतना आप लोग जान लीजिए।
आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। आप अगर क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।